शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो कैसे हो आप लोग? बोलो बिंदास, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं बताऊँ, मैं भी एकदम छीन टपाक डम-डम। 500 सीरीज़ का सबसे खतरनाक ऐसे 540 का आज हम करेंगे रिवीजन। रिवीजन लेंदी हो सकता है लेकिन कंटेंट बहुत दमदार होने वाला है। वीडियो के एंड में जाके मैं आपको 7 ऐसे क्वेश्चन बताऊँगा, जब अगर क्वेश्चन आता है तो उसी 7 क्वेश्चन में से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो गुरु हो जाए शुरू। जैसे 540 नाम है ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि एस्टिमेट क्या होता है। मान लीजिए एग्जाम खत्म होने के बाद है ना, तुमने जाना है ट्रिप पे। तो ट्रिप पे जाने के लिए तुमने खर्चे का एस्टिमेट किया है 5000 रुपीज़। मतलब क्या, अप्रोक्सीमेट अमाउंट है। प्रिसाइज अमाउंट तुम अभी नहीं बता सकते हो ना कि कितना खर्चा होगा, तो अप्रोक्सीमेट अमाउंट है इन एब्सेंस ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट। तो ये 5000 अमाउंट है। ये ऐसे ही नहीं आया, इसके पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, इनपुट होंगे, जजमेंट होगा, एजम्पशंस होंगे, यहाँ से बनता है तुम्हारा एस्टिमेट। तो सबसे पहले अकाउंटिंग एस्टिमेट के कुछ-कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हुआ, इन्वेंटरी ऑब्सोलेंस हुआ, वारंटी ऑब्लिगेशन हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, किसी अनसर्टेनिटी का प्रोविजन हुआ। प्रोविजन जो भी आता है ना, वहाँ पे एस्टिमेट ही होता है। आउटकम ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लिटिगेशन का जजमेंट हुआ। यहाँ पे ना ये क्यों देखना है हमको, क्योंकि क्वेश्चन आएगा इन्वेंटरी ऑब्सोलेंस एंड वारंटी ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे तुमको समझेगा नहीं कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। अगर इन्वेंटरी ऑब्सोलेंस या वारंटी ऑब्लिगेशन ऐसा स्पेसिफिकली लिख के आता है क्वेश्चन में, तो तुमको समझना चाहिए कि ये अकाउंटिंग एस्टिमेट का क्वेश्चन है, ठीक है। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट भी होते हैं कुछ-कुछ, जैसे कि हमारा कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुआ, शेयर बेस्ड पेमेंट्स हुआ, एनसीए हेल्ड फॉर सेल हुआ, बिजनेस कॉम्बिनेशन, एक्सचेंज ऑफ एसेट। जैसे कि शेयर बेस्ड पेमेंट में तुमको क्या करना पड़ता है, एस्टिमेट करना पड़ता है कि नेक्स्ट ईयर में कितने एम्प्लॉय छोड़ के जाएँगे, ठीक है। ये कुछ एग्ज़ाम्पल से इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं, एक बेसिक भी क्लियर हो जाएगा हमारा, ठीक है। जैसे कि वारंटी ऑब्लिगेशन है। लेट्स से तुमने 1 सीआर के प्रोडक्ट सेल किए जिसमें तुमने 3 इयर्स का वारंटी दिया है। तो फर्स्ट ईयर में तुमने एस्टिमेट किया है कि तुम्हारा 5% वारंटी ऑब्लिगेशन आएगा। सेकंड ईयर में तुमने एस्टिमेट किया कि 4% आएगा और थर्ड ईयर में एक्चुअल में तो 3% आया। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में तुमने 5% किया था, तो सेकंड ईयर में जाके तुमने उसको री-एस्टिमेट किया 4% पे। फिर थर्ड ईयर में जाके तुमको एक्चुअल आउटकम आया तुम्हारा 3% का। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सेकंड ईयर में तुमने री-एस्टिमेशन किया 4% पे एंड थर्ड ईयर में तुमको एक्चुअल में समझा कि 3% है। ठीक है, ये मैं क्यों फोर्स कर रहा हूँ इतना, आगे जाके समझेगा तुमको। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन में तुमने सीए बनने के बाद एक कार लिया, 10 करोड़ का कार लिया, तो एसएलएम पे तुमने क्या किया, डेप्रिसिएशन लगाया 1 सीआर का। ठीक है, तो डब्ल्यूडीवी आया तुम्हारा 9 सीआर। अभी ये जो 9 सीआर है ना, अभी तुम अगर बेचने जाओगे कार, तो हो सकता है कि 9 सीआर आ जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 9 सीआर ना आए। तो इस वजह से ना तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, फेयर वैल्यू निकालना पड़ता है। और इसी वजह से ना इंड एस फेयर वैल्यू पे ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि यहाँ पे तुमको क्या करना है, यहाँ पे तुमको एक्चुअल अमाउंट समझना है कि ये मार्केट में अभी कितने का है। तो तुमने 9 सीआर का तुमने फेयर वैल्यू निकाला, तुमको समझा कि ये 9 सीआर नहीं है, इसका एक्चुअल फेयर वैल्यू 8 सीआर होना चाहिए। लेकिन अभी मानो तुमको वो कार को बेचने का है, आप अगर बेचने जाओगे ना, हो सकता है कि 8 सीआर ना आए, क्योंकि तुमको अर्जेंटली पैसा चाहिए, अभी तुमको उसके लिए एक्टिव मार्केट नहीं है, तो तुम जितना भी पैसा मिलता है उस पैसे में बेचने के लिए रेडी हो। तो वहाँ पे लेट्स से तुमने सेल करने जाते हो तुम अभी, तो यहाँ पे 6 सीआर का अमाउंट आता है। तो ये क्या है, ये हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना प्रिसाइज़ अमाउंट नहीं आएगा, यहाँ पे अप्रोक्सिमेट अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन क्या है, तुम्हारा अकाउंटिंग एस्टिमेट बनता है। उसके बाद में फेयर वैल्यू भी है ना, ये भी तुम्हारा एस्टिमेट बनता है। यहाँ पे आप कोशिश करते हो उसको प्रिसाइज़ करने की, लेकिन वहाँ पे भी कुछ-कुछ अप्रोक्सिमेशन रहता ही रहता है। इसके साथ में हम एक पॉइंट देखते हैं, आगे जाके तुमको आएगा मॉडल क्या है एंड मेथड क्या है, मेथड क्या है एंड मॉडल क्या है। तो मेथड जो है ना तुम्हारा, जैसे कि डिप्रिसिएशन के केस में क्या हुआ, एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी ये तुम्हारा मेथड है। वैसे ही मॉडल क्या होता है, जैसे कि वो तुम्हारा अगर एंटिटी मानता है कि हम कंजम्पशन बेसिस पे उसको डिप्रिशिएट करेंगे। जैसे-जैसे मशीनरी कंज़्यूम होता जाएगा, उस केस में हम उसको डिप्रिशिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो एंटिटी का मॉडल बन जाता है। ठीक है? इतना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुमने समझना सफिशिएंट है। उसके बाद में और एक हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि प्रोविज़न किया तुमने, प्रोविज़न फॉर सैलरी का मार्च मंथ का प्रोविज़न किया तुमने 10,000 रुपीज़ का। लेकिन 10th अप्रैल को जाके नेक्स्ट मंथ में तुमको समझा कि एक्चुअल पेमेंट तो 9,500 का ही हुआ है। तो उस केस में तुम क्या करोगे, मार्च मंथ का प्रोविज़न रीस्टेट करोगे 9,500 पे।
यहाँ पे हमने क्या देखना है कि यहाँ पे हमने देखना है कि जब तक ऑडिट रिपोर्ट का डेट नहीं आता है, तब तक जितने इवेंट आते हैं ना, वो सारे इवेंट ऑडिटर ने कंसिडर करके चलने हैं कि वो उसको सपोर्ट करते हैं क्या, एस्टिमेशन को सपोर्ट करते हैं क्या। ये बात हमने समझी, ठीक है। उसके बाद हमने और एक पॉइंट समझना है कि पॉइंट एस्टिमेट करके एक वर्ड आता है। पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है? जैसे कि तुम ट्रिप पे जाओगे, तुमने एक एस्टिमेट किया कि 5000 रुपीज़ का खर्चा होगा, तो 5000 ये तुम्हारा पॉइंट एस्टिमेट है। वैसे ही मैनेजमेंट का पॉइंट एस्टिमेट होगा कि 5000 रुपीज़ है। तो ऑडिटर उसको चेक कैसे करेगा? ऑडिटर को क्या चेक करना होता है? हमने सारे ऑडिट में देखा है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट रीज़नेबल होने चाहिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एप्रोप्रिएट होने चाहिए। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट रीज़नेबल होने के लिए ऑडिटर कैसे चेक करेगा? तो ऑडिटर उसका खुद का एक पॉइंट एस्टिमेट बनाएगा। जैसे कि लेट्स से 7000 रुपीज़ उसने अपना खुद का पॉइंट एस्टिमेट बनाया। वो पॉइंट एस्टिमेट भी बना सकता है या फिर रेंज भी बना सकता है। जैसे कि वो बोलता है कि 6000 से 7000 के बीच में आना चाहिए। तो एक क्या है, एक रेंज है। तो 6000 एंड 7000 के बीच में आता है अगर मैनेजमेंट का पॉइंट एस्टिमेट, तो वो रीज़नेबल अकाउंटिंग एस्टिमेट माना जाएगा। ये थोड़ा कुछ-कुछ बेसिक हो गया, इसके आधार पे ही हम आगे बढ़ते हैं। अभी तुमने समझना है कि मैनेजमेंट बायस क्या होता है। मैनेजमेंट बायस क्या है तुम्हारा? लैक ऑफ न्यूट्रलिटी बाय मैनेजमेंट। ये अगर जाने में हो सकता है, अनजाने में हो सकता है, मतलब इंटेंशनल, अनइंटेंशनल। तो अगर जाने में होता है, इंटेंशनल होता है, तो वो फ्रॉड हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे तुमने कुछ-कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे तुमने देखना है कि ऐसे क्या इंडिकेटर्स है जो तुमको दिखाते हैं कि यहाँ पे पॉसिबल है मैनेजमेंट बायस। यहाँ पे मैनेजमेंट बायस हो सकता है। इसके इंडिकेटर क्या है, उसके हमको कुछ एग्जांपल देखने हैं, ठीक है? एग्जांपल ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ पॉसिबल मैनेजमेंट बायस। तो यहाँ पे तुमने देखना है कि ऐसे कौन से इंडिकेटर है जहाँ पे तुमको समझ सकता है कि यहाँ पे पॉसिबल मैनेजमेंट बायस हो सकता है। जैसे कि क्या है, जैसे कि तुम्हारा यहाँ पे चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस है, जो मैनेजमेंट का सब्जेक्टिव असेसमेंट है। मतलब सर्कमस्टेंसेस में एक्चुअल में चेंज नहीं हुआ है। मैनेजमेंट का सब्जेक्टिव असेसमेंट है कि सर्कमस्टेंसेस में चेंज हुआ है, और उस बेसिस पे उसने क्या किया, मेथड को चेंज किया है या फिर अकाउंटिंग एस्टीमेट को चेंज किया है। मतलब कि उसने क्या किया, एसएलएम यूज़ करता था, बाद में उसको जाके डब्ल्यूडीवी चेंज किया है। लेकिन एक्चुअल में सर्कमस्टेंसेस में चेंज नहीं हुआ है। उसका सब्जेक्टिव असेसमेंट है कि चेंज हुआ है। ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो सब्जेक्टिव है। उसका उसका कहना है कि सर्कमस्टेंसेस में चेंज हुआ है। तो उस केस में क्या हो सकता है, उसने चेंज क्यों किया है? क्योंकि उसको मैनिपुलेट करना रहेगा। तो यहाँ पे एक पॉसिबल मैनेजमेंट बायस आ सकता है, या फिर एंटिटी के क्या है, एंटिटी के ओन असम्पशन्स। एंटिटी के ओन अजम्पशंस जो है ना, वो ऑब्जर्वेबल मार्केट अजम्पशन से उनके इनकंसिस्टेंट है, ठीक है? या फिर पॉइंट एस्टिमेट जो है ना, फेवरेबल करने के लिए मैनेजमेंट ने सिग्निफिकेंट अजम्पशन को सिलेक्ट किया है या फिर क्रिएट किया है। पॉइंट एस्टिमेट को फेवरेबल करने के लिए मैनेजमेंट ने कुछ सिग्निफिकेंट असम्पशंस को सिलेक्ट किया है या फिर कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है? या फिर पैटर्न ऑफ ऑप्टिमिज्म या पेसिमिज्म है। मतलब क्या, जो अकाउंटिंग एस्टीमेट मैनेजमेंट सिलेक्ट करता है ना, वो या तो हायर साइड पे है या फिर लोअर साइड पे तुमको दिखता है, ऐसा एक पैटर्न दिखता है, तो वहाँ पे भी पॉसिबल मैनेजमेंट बायस होने के चांसेस है। इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ। जैसे कि क्या, सर्कमस्टेंसेस में चेंजेस है, ये मैनेजमेंट का सब्जेक्टिव असेसमेंट है। उस हिसाब से मैनेजमेंट ने मेथड में या फिर अकाउंटिंग एस्टीमेट में चेंज किया है। मैनेजमेंट के जो एंटिटी के असम्पशंस है, वो मार्केट प्लेस से इनकंसिस्टेंट है। पॉइंट एस्टीमेट को फेवर करने के लिए मैनेजमेंट ने सिग्निफिकेंट असम्पशन को सिलेक्ट किया है या फिर क्रिएट किया है, या फिर तुमको पैटर्न दिखता है ऑप्टिमिज्म या पेसिमिज्म में, ठीक है? ये है तुम्हारा मैनेजमेंट बायस होने के वहाँ पे चांसेस बन जाते हैं, ठीक है? इसके बाद समझो मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। जो मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो डिफर करते हैं। 3 केसेस हो सकते हैं, जैसे कि आउटकम बेस्ड एस्टीमेट होता है, करंट वैल्यू बेस्ड एस्टीमेट होता है, या फिर हाइपोथेटिकल मार्केट प्लेस असम्पशन होता है। जैसे कि आउटकम बेस्ड एस्टीमेट क्या हुआ तुम्हारा, वारंटी क्लेम्स हुए, लिटिगेशन के जजमेंट हुए, जो आउटकम आने के बाद ही समझेगा। करंट वैल्यू बेस होते हैं, जैसे कि फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी करंट वैल्यू पे होता है। हाइपोथेटिकल मार्केट असम्पशन क्या है तुम्हारा, नॉलेजेबल एंड विलिंग पार्टी जब आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन करते हैं, वो तुम्हारा क्या है, हाइपोथेटिकल मार्केट असम्पशन। यहाँ पे बेसिक था, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्वेश्चन यहाँ से आगे बनेंगे। यहाँ से आपने बहुत अच्छे से ध्यान देना है। पॉइंट क्या चालू होते हैं, ऑडिट के प्रोसीजर्स या ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू होता है। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। सबसे पहले ये समझो कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स तुमने परफॉर्म करने हैं, एंड जो असेस किया है रिस्क, उसको तुमने रिस्पॉन्ड करना है। तो 315 में तुमने देखा था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करते हैं, 330 में तुम उसको रिस्पॉन्ड करते हो। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक अकाउंटिंग एस्टीमेट के लिए तुमने करने हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स।
इसको डिटेल में देखने से पहले मैं बताऊँ इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आएगा कि असर्शंस है जो एक एस्टिमेट के ऊपर बेस है, असर्शंस एस्टिमेट के ऊपर बेस है, उस केस में ऑडिटर ने ना क्या करना चाहिए, रोमम को मिनिमाइज करना है। तो एज अ ऑडिटर हाउ डू यू मिनिमाइज द रोमम, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तुमको 1 मिनट के लिए लग सकता है कि ये रिस्पॉन्स टू रिस्क है, ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं है, यहाँ पे तुमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, ये बात का ध्यान रखो, ठीक है। रिवीजन वीडियो फिर भी मैंने बता दिया है, क्वेश्चन आएगा, तुमको सारे पॉइंट याद होंगे लेकिन क्वेश्चन समझेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले एक बार आके गया है, इसकी वजह से मैंने तुमको बताया, ठीक है। तो अब समझते हैं कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं। देखो 3 प्रोसीजर्स है, 3 क्या है तुम्हारा, तुमने सबसे पहले एफआरएफ का अंडरस्टैंडिंग लेना है, एफआरएफ का रिक्वायरमेंट क्या है उसका अंडरस्टैंडिंग लेना है। एफआरएफ क्या है तुम्हारा, जो एएस है, इंड एएस है, उसमें तुमने अकाउंटिंग एस्टिमेट को कैसे डील करना है, उसका तुमने अंडरस्टैंडिंग लेना है कि एफआरएफ का रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद में तुमने देखना है कि मैनेजमेंट कैसे ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करता है, मैनेजमेंट कैसे ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करता है जिसमें अकाउंटिंग एस्टिमेट आते हैं। एंड उसके बाद वो जो ट्रांजैक्शन तुमने आइडेंटिफाई किए उसके ऊपर तुम एस्टिमेट करोगे, तो एस्टिमेट जो करना है तुम्हारा उसका प्रोसेस के ऊपर तुमने अंडरस्टैंडिंग लेना है। सिर्फ तीन तीन चीज़ें आती है रिस्क असेसमेंट में, कौन सी 3 चीज़ें हैं? एक तो तुम एफआरएफ के रिक्वायरमेंट का अंडरस्टैंडिंग लोगे, मैनेजमेंट ट्रांजैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करता है वो देखोगे, एंड उसके ऊपर एस्टिमेशन प्रोसेस को तुम अंडरस्टैंडिंग लोगे। अब ये जो एस्टिमेशन प्रोसेस है ना, पूरे ऐसे में मैं सिर्फ एक निमोनिक्स, सिर्फ एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, सिर्फ एक जगह पे शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट क्या है तुम्हारा, एमएमआरसी एक्सपर्ट लाइंग अंडर एजम्पशन फ्रॉम प्रीवियस ईयर अबाउट एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। शॉर्टकट क्या है तुम्हारा, एमएमआरसी एक्सपर्ट लाइंग अंडर एजम्पशन फ्रॉम प्रीवियस ईयर अबाउट एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। एमएमआरसी, एमएम क्या है, एमएम है तुम्हारा मेथड एंड वेयर एप्लीकेबल मॉडल, मेथड जहाँ पे एप्लीकेबल है मॉडल। आरसी क्या है तुम्हारा, रिलेवेंट कंट्रोल्स, ठीक है। एक्सपर्ट क्या है, वेदर मैनेजमेंट हैज़ यूज्ड एक्सपर्ट, ठीक है। लाइंग अंडर एजम्पशंस क्या है तुम्हारा, एजम्पशंस अंडरलाइंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर से क्या तुम्हारा पॉइंट है, अगर मेथड में चेंज होता है फ्रॉम प्रायर पीरियड तो चेंज भी तुमको देखना है। एंड अबाउट एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, हाउ मैनेजमेंट असेस इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। पॉइंट क्या है फिर से एक बार देखते हैं, ठीक है। एमएमआरसी एक्सपर्ट, एमएमआरसी एक्सपर्ट, एमएम क्या है, मेथड इंक्लूडिंग फिर एप्लीकेबल मॉडल, एमएम क्या है, मेथड या फिर मॉडल। आरसी क्या है तुम्हारा, रिलेवेंट कंट्रोल। एमएमआरसी एक्सपर्ट, एक्सपर्ट क्या है, वेदर मैनेजमेंट हैज यूज एक्सपर्ट्स। lying under assumptions underlying from previous year, change from prior period in methods, जैसे कि लास्ट ईयर में एसएलएम था, करंट ईयर में डब्ल्यूडीवी किया है तो क्यों किया है चेंज, ठीक है। एंड हाउ मैनेजमेंट असेस इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, हाउ मैनेजमेंट असेस इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा एस्टिमेशन प्रोसेस, एस्टिमेशन प्रोसेस क्या है, एमएमआरसी एक्सपर्ट लाइंग अंडर assumption from previous year that about estimation uncertainty। एमएमआरसी, एमएम क्या है, मेथड इंक्लूडिंग मॉडल वेयर एप्लीकेबल, ठीक है। आरसी क्या है, रिलेवेंट कंट्रोल। एक्सपर्ट क्या है, वेदर मैनेजमेंट हैज यूज एक्सपर्ट। लाइंग अंडर एजम्पशंस, एजम्पशंस अंडरलाइंग तुमने देखना है। उसके बाद में फ्रॉम प्रीवियस ईयर, प्रायर पीरियड से मेथड में कुछ चेंज है क्या वो तुमको देखना है। अबाउट एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, हाउ मैनेजमेंट असेस इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, ये क्या है प्रोसेस है। फिर से एकदम स्टार्ट से हम क्या कर रहे हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। यहाँ पे हमने क्या देखा, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करना है एफआरएफ का, एफआरएफ के बाद में तुमने क्या देखना है कि मैनेजमेंट ट्रांजेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करता है। मैनेजमेंट ने ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद वो क्या करेगा, उसके ऊपर एस्टिमेट लगाएगा। तो जब एस्टिमेट लगाएगा तो एस्टिमेशन का जो प्रोसेस है ना उसका अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, क्या है, एमएमआर से एक्सपर्ट लाइंग अंडर एजम्पशन फ्रॉम प्रीवियस ईयर अबाउट एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे, मेथड क्या है, मॉडल क्या है, ठीक है। उसके बाद रिलेवेंट कंट्रोल लिखेंगे, रिलेवेंट कंट्रोल के बाद हम देखेंगे क्या मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट का यूज़ किया है क्या। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो एजम्पशंस का यूज़ किया है वो एजम्पशंस अंडरलाइंग क्या है उसका अंडरस्टैंडिंग लेके उसके बाद हम ये देखेंगे कि लास्ट ईयर से जो मेथड है ना वो मेथड में कुछ चेंज किया है क्या, पहले एसएलएम था अब डब्ल्यूडीवी है क्या। और उसके बाद में मैनेजमेंट ने एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी का इफेक्ट को कैसे असेस किया है, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी क्या है ये इसको हम आगे जाके देखेंगे, तो उसके उसके लिए थोड़ा वेट करो, ठीक है।
ये हमने देखा। इसमें एक बात ध्यान रखो कि मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करने हैं ट्रांजैक्शंस, तो उस केस में क्या होगा, मैनेजमेंट को ट्रांजैक्शन ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं जहाँ पे अकाउंटिंग एस्टीमेट है। तो तुमको कैसे समझेगा कि मैनेजमेंट ने कैसे आइडेंटिफाई किए हैं, तुमको कैसे समझेगा, तुम क्या करोगे, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करोगे। लेकिन यहाँ पे ऐसे स्पेसिफिकली ये बात बोलता है कि तुम जब इंक्वायरी करो ना, तो एक बात का ध्यान रखो कि सर्कमस्टेंसेस में चेंज हुआ है क्या। जैसे क्या है तुम्हारा, एकदम जनरल है, याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझो। जैसे कि क्या है तुम्हारा, तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस में चेंज है, तुम्हारा न्यू टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है, तुम्हारे पुराने टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन में चेंज है, नया कंडीशन है, नया इवेंट है, अकाउंटिंग पॉलिसी जो अकाउंटिंग एस्टीमेट से रिलेट करते हैं उसमें चेंज है, या फिर रेगुलेटरी या अदर चेंजेस है जो मैनेजमेंट के कंट्रोल के बाहर है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने क्या देखना है, तुमने इंक्वायरी करनी है जहाँ पे चेंजेस है सर्कमस्टेंसेस में क्या चेंजेस है, अगर एंटिटी ने एंगेज किया है न्यू टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, या फिर पुराने ट्रांजैक्शन के टर्म्स में चेंज है, या फिर नया इवेंट है, नया कंडीशन है, या फिर अकाउंटिंग पॉलिसी जो रिलेट करता है अकाउंटिंग एस्टीमेट को वहाँ पे चेंज है, या फिर रेगुलेटरी या अदर चेंजेस है जो मैनेजमेंट के कंट्रोल के बाहर है। ठीक है, इसको सिर्फ ऐसे देखो, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो हमने पहले डिस्कस किया ना, वो 3 पॉइंट और एस्टिमेशन के पॉइंट, इसको पूरा आपने रखना है। ठीक है, क्या पॉइंट थे, रिक्वायरमेंट, एफआरएफ का क्या है, मैनेजमेंट ट्रांजैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करता है, एंड उसके बाद में एस्टिमेशन प्रोसेस में क्या है, एमएमआर से एक्सपर्ट लाइंग अंडर एजम्पशन फ्रॉम प्रीवियस ईयर अबाउट एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, एमएमआरसी मेथड मॉडल, आरसी रिलेवेंट कंट्रोल एक्सपर्ट का यूज किया है क्या, लाइंग अंडर एजम्पशंस अंडरलाइंग क्या है, उसके बाद में तुमने क्या देखना है, तुमने देखना है कि मेथड्स में चेंज है क्या लास्ट ईयर से, एंड क्या है तुम्हारा एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी क्या है, इसको हम बाद में आगे जाके देखने वाले हैं। ठीक है, अभी एक समझो, यहाँ पे और एक क्वेश्चन बनता है, तुम्हारा एजम्पशंस अंडरलाइंग। तो एजम्पशंस का अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, इन ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजम्पशंस, तुमने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये जो एजम्पशंस है ना, उसके ऊपर एक स्पेसिफिकली क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे तुमने ध्यान क्या रखना है, एजम्पशन, एजम्पशन, न न न से आता है नेचर, तो ऊपर नेचर नीचे नेचर, ऊपर नेचर क्या है, नेचर ऑफ एजम्पशन, जो सिग्निफिकेंट एजम्पशन है क्या, वो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, कि वो डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट करता है क्या एजम्पशन को। उसके साथ में तुमने क्या देखना है, कि मैनेजमेंट कैसे असेस करता है कि उसके एजम्पशंस है ना वो रिलेवेंट है, कंप्लीट है। मैनेजमेंट कैसे डिटरमाइन करता है कि उसके एजम्पशंस है ना इंटरनली कंसिस्टेंट है, और जिस मैटर के ऊपर एजम्पशन बनाए ना, वो मैटर मैनेजमेंट के कंट्रोल में है या नहीं है। क्या 3 पॉइंट है, सबसे पहला रिलेवेंट एंड कंप्लीट, याद रखो, रिलेवेंट एंड कंप्लीट। मैनेजमेंट कैसे असेस करता है कि उसके एजम्पशंस है वो रिलेवेंट है एंड कंप्लीट है। मैनेजमेंट कैसे डिटरमाइन करता है कि उसके जो एजम्पशंस है वो इंटरनली कंसिस्टेंट है। एंड मैनेजमेंट ने जो एजम्पशंस बनाए हैं, जो जिस मैटर के ऊपर एजम्पशंस बनाए हैं, वो मैटर जो है ना मैनेजमेंट के कंट्रोल में है या मैनेजमेंट के कंट्रोल के बाहर है। इसको लिखना कैसा है, हाउ मैनेजमेंट असेस वेदर assumption is relevant and complete, how management determine whether assumptions are internally consistent, and assumptions जो रिलेट करते हैं मैटर को, वो मैटर जो है वो एंटिटी के, वो मैनेजमेंट के कंट्रोल में है या मैनेजमेंट के कंट्रोल के बाहर है। ये क्या देखा हमने, ये देखे हमने एजम्पशंस। ठीक है, इसके आगे और हम समझते हैं, और एक क्वेश्चन आता है प्रायर पीरियड के ऊपर है। ठीक है, लेकिन ये मेथड्स के बारे में नहीं है, मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको लिंकिंग करने के लिए अच्छे से दिया है, ये डायरेक्टली उसके अंदर वाला पॉइंट नहीं है। ठीक है, आप इसको समझो कि प्रायर पीरियड में हमने एक देखा था, क्या देखा था हमने, एक एग्जाम्पल देखा था, वो एग्जाम्पल किसका था, वारंट ऑब्लिगेशन का था। ठीक है, वारंट ऑब्लिगेशन का हमने एग्जाम्पल देखा था, जहाँ पे हम बाद में जाके क्या करते हैं, री एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में जाके री एस्टिमेशन करते हैं, या फिर लिटिगेशन जजमेंट होता है जहाँ पे री एस्टिमेशन करते हैं लिटिगेशन जजमेंट का, या फिर आउटकम का रिजल्ट एक्चुअल में आता है। ठीक है, एक्चुअल में आउटकम आता है। तो यहाँ पे बात क्या होती है, यहाँ पे बात होती है कि रिव्यू करना है तुमको प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट को। ठीक है, तो प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टीमेट का आउटकम जो आया है उसको तुम रिव्यू करो। अगर आउटकम नहीं आया है
सब्सिक्वेंट री एस्टिमेशन किया है तो री एस्टिमेशन को रिव्यू करो, ठीक है। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो तुमने क्या देखना है कि सबसे पहले जो डिफरेंस है ना, जो तुमने एस्टिमेशन किया था, जो ओरिजिनल अकाउंटिंग एस्टिमेट था एंड जो एक्चुअल आउटकम आया है, उसके बीच का डिफरेंस है ना, वो ऑटोमेटिकली मिस स्टेटमेंट नहीं होगा। डिफरेंस तो आ सकता है ना भाई, तो वो मिस स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। इसको सबसे पहले समझो कि वो मिस स्टेटमेंट नहीं है। तो तुमको क्या करना है, तुमको उस डिफरेंस को समझना है। तो उस डिफरेंस को समझने के लिए 3 पॉइंट को याद रखना है तुमने। कौन से 3 पॉइंट है? जैसे हमने देखा था कि एस्टिमेशन का प्रोसेस आता है। क्या है प्रोसेस? एमएमआर से एक्सपर्ट वाला। वो जो एस्टिमेशन का प्रोसेस है ना, वो एस्टिमेशन का प्रोसेस लास्ट ईयर में प्रायर पीरियड में एस्टिमेशन का प्रोसेस इफेक्टिव था, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन ले लो। क्यों? क्योंकि तब तुमको समझेगा कि करंट ईयर के एस्टिमेशन का प्रोसेस इफेक्टिव है या नहीं है। मैंने क्या बोला? प्रीवियस पीरियड में, प्रायर पीरियड में एस्टिमेशन प्रोसेस इफेक्टिव था कि नहीं था, उसके ऊपर तुम इंफॉर्मेशन ले लो, ताकि तुमको करंट ईयर में समझे कि करंट जो प्रोसेस है ना, एस्टिमेशन का प्रोसेस है, वो सही है या नहीं है, वो तुमको समझेगा, ठीक है। उसके बाद में तुम देखो कि अगर री एस्टिमेशन किया है ना, अगर री एस्टिमेशन किया है, जैसे हमने क्या किया था, फर्स्ट ईयर में 5% था, सेकंड ईयर में 4% था। तो जब सेकंड ईयर में 4% री एस्टिमेशन किया है ना, तो उस केस में तुमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करके चलना है, ठीक है। एंड अगर अगर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है और उसका डिस्क्लोजर देना है एफएस में, तो वहाँ पे भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो। एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी क्या है हम देखेंगे, अभी थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। तो 3 पॉइंट होते हैं। कौन से 3 पॉइंट? सबसे पहले एस्टिमेशन का जो प्रोसेस है ना, उसको प्रोसेस को हमने अंडरस्टैंड किया कि उसमें इफेक्टिव है क्या। वहाँ से हमने निकाला कि करंट ईयर का प्रोसेस इफेक्टिव है क्या। फिर अगर री एस्टिमेशन किया है ना, तो री-एस्टिमेशन के केस में तुमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया। एंड अगर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, तो उस केस में अगर डिस्क्लोजर भी देना है, तो उसके ऊपर भी ऑडिट एविडेंस तुमने ऑब्टेन करना है। यहाँ पे ध्यान रखो कि जो तुम रिव्यू कर रहे हो ना, तो वो रिव्यू क्यों कर रहे हो? ताकि वो तुमको करंट ईयर में हेल्प करेगा कि तुमको पॉसिबल मैनेजमेंट बायस समझने में, करंट ईयर में हेल्प करेगा पॉसिबल मैनेजमेंट बायस समझने में, ठीक है। और ध्यान रखो कि review is not intended to call into question the judgment made in prior period। तुम रिव्यू क्यों कर रहे हो? ताकि तुमको समझे कि करंट पीरियड में पॉसिबल मैनेजमेंट बायस है या नहीं है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको पूरा पूरा एक बार बता देता हूँ, ठीक है। पॉइंट क्या है तुम्हारा? तुमने रिव्यू करना है आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट या फिर रीएस्टिमेशन प्रायर पीरियड में जो हुआ था। जो डिफरेंस है ऑटोमेटिकली मिसस्टेटमेंट नहीं होगा, तुमको डिफरेंस को समझना पड़ेगा। डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले प्रायर पीरियड में जो एस्टिमेशन प्रोसेस हुआ है ना, वो एस्टिमेशन प्रोसेस को इफेक्टिव है या नहीं है, इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले लो, ताकि तुमको समझ में आए कि करंट ईयर में जो एस्टिमेशन प्रोसेस है वो इफेक्टिव है क्या। अगर री-एस्टिमेशन किया है ना, तो री-एस्टिमेशन के केस में ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो। अगर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, तो उसके केस में भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो। ध्यान रखो कि जो रिव्यू है ना, वो तुमको हेल्प करता है, असिस्ट करता है करंट ईयर में पॉसिबल मैनेजमेंट बायस है या नहीं है वो समझने में। तो रिव्यू इज नॉट इंटेंडेड टू कॉल इनटू क्वेश्चन द जजमेंट मेड इन प्रायर पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स खत्म होता है। हमने क्या देखा था? हमने देखा था पहले 3 पॉइंट देखे थे। कौन से? एफआरएफ के हिसाब से मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद एस्टिमेशन प्रोसेस देखा था। एस्टिमेशन प्रोसेस में हमने देखा था एमएमआर से एक्सपर्ट लाइंग अंडर एजम्पशन। फिर एजम्पशन से हमने देखा था कि एजम्पशन के 5 पॉइंट, न से नेचर आता है। उसके बाद एजम्पशन रिलेवेंट है, कंप्लीट है, इंटरनली कंसिस्टेंट है, और जिस मैटर के बेस पे बने हैं वो मैटर मैनेजमेंट के कंट्रोल में है क्या। फिर हमने देखा था, हमने ऊपर एक पॉइंट देखा था चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस वाला। और फिर हमने देखा था प्रीवियस ईयर में अगर जो भी पॉइंट आते हैं, तुमको आउटकम का या री एस्टिमेशन का रिव्यू करना है, तो उस केस में हमने अभी ये क्वेश्चन अभी देखा है, ठीक है। ये होगा तुम्हारा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। यहाँ पे तुमने जो रिस्क है ना, तुमको उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो क्वेश्चन आएगा, सजेस्ट हाउ ही शुड डील विथ सच ए रिस्क, ठीक है। 330 में हमने क्या देखा था? अब हम यहाँ पे रिस्पॉन्स में आए हैं। 330 में हमने क्या देखा था? 330 में हमने देखा था कि वहाँ पे तुमने क्या करना है? फैप करना है। फैप क्या है तुम्हारा? रोक तोड़ साफ, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में क्या है तुम्हारा? टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको मोटा मोटी क्या करना है? मोटा मोटी तुमने यहाँ पे
TOC टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। तो यही आंसर आता है रिस्पॉन्स का कि तुमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने हैं एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स करने हैं। लेकिन याद करो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। क्या था एग्जांपल? सैलरी का जो प्रोविजन था ना, तो 31 मार्च को 10,000 था, 10th अप्रैल को 9,500 था। ये क्या था? ये हमने बोला था कि ऑडिटर ने क्या करना है, अप टू डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट जो भी इवेंट आते हैं उसको कंसिडर करके चलना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे पहले ये समझो कि तुमको एफआरएफ का रिक्वायरमेंट क्या आता है और जो मेथड्स है। तो सबसे पहले एफआरएफ का रिक्वायरमेंट तुमने ये देखो, आंसर मोटा मोटी यहाँ से शुरू होता है, लेकिन उससे पहले तुमको मस्का मलाई मस्का लगाना पड़ता है। तो देखो कि एफआरएफ का रिक्वायरमेंट क्या है, जो मेथड है वो मेथड अप्रोप्रिएट है क्या, कंसिस्टेंटली है क्या, चेंज है तो चेंज अप्रोप्रिएट है क्या, इतनी सी बात आती है। यहाँ पे मस्का लगाओ, आंसर यहाँ से शुरू होता है। पहला पॉइंट क्या है तुम्हारा, डिटरमाइन वेदर इवेंट्स ऑकरिंग अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ऑडिट एविडेंस को। ठीक है, कौन सा एग्जांपल याद रखना है, सैलरी वाला। तो अप टू डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट जो इवेंट आते हैं वो ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमने क्या बोला था, 330 से हम क्या किए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स किए। तो यहाँ पे तुमने क्या करना है, टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एंड टुगेदर विथ अप्रोप्रिएट सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। तो ये दो पॉइंट आते हैं। इसके बीच में क्या आता है, इसके बीच में तुमने समझना है कि मैनेजमेंट कैसे असेस करता है। तो मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग एस्टिमेट कैसे किया है उसको टेस्ट करना है। उसके लिए तुमने ध्यान रखो, जो मेथड है ना मेजरमेंट के, वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए एंड जो एजम्पशंस है ना, एजम्पशंस रीजनेबल होने चाहिए। ठीक है, मेथड जो है ना, तो मेथड अप्रोप्रिएट होने चाहिए एंड जो एजम्पशंस है ना, एजम्पशंस रीजनेबल होने चाहिए। देखो, एजम्पशंस रीजनेबल होते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट रीजनेबल होते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्रोप्रिएट होती है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एडिक्वेट होता है, अकाउंटिंग प्रॉपरली होता है। ये सारे ऑडिट के लैंग्वेज है, इसको तुमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जैसे कि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर आता है तो एडिक्वेट तुमने उसके साथ लिखना है। ठीक है, वैसे एजम्पशन आता है तो एजम्पशन रीजनेबल होना चाहिए, मेथड जो है ना, मेथड भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट आता है। ठीक है, उसके बाद तुमने क्या करना है, तुमने डेवलप करना है पॉइंट एस्टिमेट और रेंज। जैसे कि हमने देखा था, मैनेजमेंट पॉइंट एस्टिमेट 5000 था, ऑडिटर का पॉइंट एस्टिमेट 7000 था, या फिर ऑडिटर का रेंज 6000 टू 7000 था। ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमको मैनेजमेंट का पॉइंट एस्टिमेट समझ में आए। तो इस केस में क्या होगा, कुछ कुछ केस में क्या होगा, मैनेजमेंट के एजम्पशंस एंड मेथड जो है ना, वो ऑडिटर के एजम्पशन एंड मेथड से डिफर करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में तुमने क्या करना है, मैनेजमेंट के एजम्पशंस एंड मेथड को अच्छी तरीके से देखना है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ रिलेवेंट वेरिएबल हो सकते हैं। तो तुमने ये देखना है कि क्या तुमने वो सारे वेरिएबल कंसिडर किए क्या, एंड साथ में जो डिफरेंस है ना तुम्हारे एजम्पशंस एंड मेथड में, वो अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ना, तो उसको तुमने इवैल्यूएट करना है। ठीक है, अगर अगर ऑडिटर रेंज का यूज़ करता है तो रेंज को इतना नैरो करो, रेंज को इतना कम करो कि उसके अंदर जो आने वाले सारे जो आउटकम है ना, वो रीजनेबल होने चाहिए। जैसे हमने क्या किया था, 6000 से 7000, तो इसके बीच में जो आ रहे हैं वो सारे आउटकम रीजनेबल माने जा सकते हैं। इतना उसको रेंज को कम करना है। ठीक है, ये है तुम्हारा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है तुम्हारा, सबसे पहले हमने देखा था सैलरी का एग्जांपल, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक जो इवेंट आते हैं वो ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करते हैं क्या, वो देखना है। फिर 330 ने बोला था टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है एंड सब्सटेंटिव प्रोसेस करने हैं, तो हमने किए। बीच में क्या आता है, बीच में हमने देखा कि मैनेजमेंट ने कैसे किया है असेसमेंट, मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग एस्टिमेट कैसे बनाया है, उसको हम टेस्ट करेंगे। उसके लिए हम देखेंगे कि मेथड जो है, मेथड अप्रोप्रिएट है क्या, एंड एजम्पशन जो है, एजम्पशन रीजनेबल है क्या। उसके बाद में हमने अपना पॉइंट एस्टिमेट को डेवलप किया था ताकि हम मैनेजमेंट का पॉइंट एस्टिमेट चेक कर सके। उसमें अगर एजम्पशन एंड मेथड में डिफरेंस आता है तो हमने उनके एजम्पशन एंड मेथड बहुत अच्छे से देखने हैं, ताकि हमको समझ में आए कि हमने सारे रिलेवेंट वेरिएबल जो है ना, वो वेरिएबल को कंसिडर किया है क्या हमने। और साथ में जो डिफरेंस है ना, अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो उसको भी इवैल्यूएट करेंगे। अगर हम रेंज का यूज़ करते हैं तो रेंज को इतना नैरो करेंगे कि उसमें आने वाले सारे आउटकम रीजनेबल माने जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुमने क्या किया, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स किए एंड रिस्पॉन्स किया। अब समझते हैं एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, जो बहुत देर से तुमने वेट किया है। एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी क्या है, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी क्या है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी क्या है। ठीक है? मैंने तुमको बताया था कि एस्टिमेशन क्या आता है, एस्टिमेशन तुम्हारा इंफॉर्मेशन इनपुट जजमेंट एजम्पशन के बेसिस पे आता है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन तुम्हारा इनपुट, एस्टिमेशन तुम्हारा इनपुट इंफॉर्मेशन
जजमेंट एंड एजम्पशन के बेसिस पे आता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है पता है क्या, इस केस में जो ना प्रिसाइज जो है ना मेजरमेंट, वो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। जैसे कि ना तुमने 5000 का जो ट्रिप के लिए खर्चा बुक किया था, वो हो सकता है कि वो 4000 हो सकता है वो 6000 हो, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो 10,000 हो, या फिर वो ज़ीरो हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एस्टिमेशन में अनसर्टेनिटी आती है। जो एस्टिमेशन है ना उसमें अनसर्टेनिटी आती है, और ये जो चेंज है ना इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट भी करती है और एग्जिस्ट नहीं भी करती है, ठीक है। एग्जिस्ट कहाँ पे नहीं करती है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल है एंड रिलायबल है। और कहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। एक एग्जांपल से समझते हैं। तुम्हारे पास टाटा मोटर के 10 शेयर्स है, ठीक है। एक शेयर का प्राइस 1000 रुपीज़ है। तो तुमने क्या किया, 10 शेयर्स इंटू 1000, 10,000 रुपीज़ का तुमने एएफएस में डाल दिया। अभी इसी केस में लेट से तुम्हारे पास 55% है स्टेक। अभी 55% है मतलब तुम्हारे पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। तो उस केस में तुम ना 1000 करके शेयर इंटू 1000 ऐसे करके अमाउंट नहीं निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, तुम प्रीमियम चार्ज कर सकते हो ना, क्योंकि तुम अगर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दे रहे हो तो वहाँ उस केस में तुम प्रीमियम चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस केस में एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी फिर बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझना है कि एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। मतलब 5000 का 4000 हुआ, 6000 हुआ, ये क्या है, लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है। या फिर 5000 का 10,000 हुआ या ज़ीरो हुआ, ये क्या है, हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है। तो जहाँ पे लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होती है, वहाँ पे तुम्हारा रिस्क भी कम होता है, और जहाँ पे हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होती है, वहाँ पे तुम्हारा रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो एक मोटा-मोटी सिर्फ ऊपर से देखते हैं कि कौन से ऐसी चीज़ है, यहाँ पे आपने रटना नहीं है, सिर्फ देख के चलो कि कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी अकाउंटिंग एस्टिमेट में होती है या फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट में होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इस बात को समझो, जहाँ पे बिज़नेस एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, उस केस में तो कुछ टेंशन नहीं है ना, तो लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होती है। जहाँ पे एस्टिमेट को फ्रीक्वेंटली मेड किया जाता है एंड अपडेट किया जाता है, तो उस केस में भी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कम होती है। डेटा रेडिली अवेलेबल है, रिलायबल है, तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारा एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कम होती है। तो ज़्यादा कहाँ पे होती है, ज़्यादा वहाँ पे होती है जहाँ पे हाईली डिपेंड होता है जजमेंट के ऊपर, जैसे कि लिटिगेशन का तुम्हारा आउटकम। तो अगर हाईली डिपेंड होता है जजमेंट पे, तो वहाँ पे एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल क्या है, आउटकम ऑफ लिटिगेशन, ठीक है। वैसे ही फेयर वैल्यू के केस में क्या होता है, अगर यहाँ पे हमने क्या देखा था, डेटा रेडिली अवेलेबल है। अभी अवेलेबल की जगह पे फेयर वैल्यू में क्या होता है, ऑब्जर्वेबल होता है। क्यों? अगर तुमने इंडिया से अच्छे से पढ़ा है, तो वहाँ पे फेयर वैल्यू के लेवल होते हैं। वो लेवल किस बेसिस पे डिसाइड होते हैं, वो ऑब्जर्वेबल कितना है, इंफॉर्मेशन में कितना एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उस बेसिस पे होते हैं। तो यहाँ पे जो इनपुट होते हैं ना, वो ऑब्जर्वेबल होते हैं फेयर वैल्यू के केस में। तो यहाँ पे तुमने वर्ड्स क्या यूज़ करने हैं फेयर वैल्यू के केस में, डेटा रिलायबल, रेडिली अवेलेबल, ये नहीं यूज़ करना है। इनपुट जो है ऑब्जर्वेबल है क्या, ये तुमने वर्ड यूज़ करना है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं मेथड एंड मॉडल। अगर मेथड ऑफ मेजरमेंट है ना वो सिंपल है, एसएलएम, डब्ल्यूडब्ल्यू एकदम सिंपल है, तो उस केस में एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कम होती है। अगर मेथड मॉडल जो है ना जो यूज़ किया है, अगर वो वेल नोन है और जनरली एक्सेप्टेड है, और उसके साथ में जो असम्पशन्स एंड इनपुट है ऑब्जर्वेबल है, तो उस केस में क्या होगा, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कम होती है। अगर जो मॉडल है ना वो हाईली स्पेशलाइज्ड और डेवलप्ड मॉडल है ना, हाईली स्पेशलाइज्ड और डेवलप्ड एंटिटी डेवलप्ड मॉडल है ना, और उस केस में असम्पशन्स इनपुट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड, तो उस केस में हाई रोमम होगा। क्यों हाई रोमम होगा, उसको समझो। लेट्स से तुमको कंपनी का वैल्यूएशन करना है। अभी एसएफएम में तुम बहुत सारे तरीके करते हो, इक्विटी का वैल्यूएशन, फर्म का वैल्यूएशन निकालते हो, वो जो भी कैश फ्लो फोरकास्ट वो सब करके तुम जो वैल्यूएशन निकालते हो। अभी देखो, शार्क टैंक तुमने देखा है, शार्क टैंक में तुमने क्या देखा है कि वो वैल्यूएशन ऐसे चुटकियों में निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, बोलते प्रॉफिट कितना है, 10 लाख है, तो तेरा वैल्यूएशन 1 CR 1 CR होगा। सेल कितना है, 1 CR है, तो तेरा वैल्यूएशन 3 CR होगा। तो वो क्या करते हैं, वो सेल्स के मल्टीपल में 3 का मल्टीपल लगा दिया, तो उस केस में तो उसने वैल्यूएशन निकाल लिया। तो ये उनका मॉडल है, ये मेथड नहीं है, ये उनका मॉडल है। तो अगर ये मॉडल है ना, तो उसमें उन्होंने क्या किया, सेल इंटू 3 किया, तो जो 3 है ना उसका मल्टीप्लायर है। ये उसका जो एजम्पशन है या फिर ये उसका इनपुट है ना, वो ऑब्जर्वेबल है क्या,
क्या मार्केट में बाकी लोग जो निकालते हैं, बाकी शार्क जो निकालते हैं, वो 3 का ही यूज़ करते हैं या 5 का यूज़ करते हैं? अगर वो असम्पशन या फिर वो जो इनपुट है ना, अगर वो ऑब्ज़र्वेबल है और जो मॉडल है ना, वो सिंपल है, वेल नोन है, अगर सबको पता है कि ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पे एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कम होती है। लेकिन जब वो तुमको पता नहीं है या फिर वो जो 3 का मल्टीप्लायर है ना, वो हर जगह पे चेंज होता है। कोई 5 यूज़ करता है, कोई 7 यूज़ करता है, कोई 10 यूज़ करता है। तो उस केस में असम्पशन इनपुट है ना, वो कैन नॉट बी ऑब्ज़र्व्ड एंड जो मॉडल है ना, वो स्पेशलाइज़्ड मॉडल बन जाता है, तो वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा बनता है। जैसे कि लेट्स से बहुत सारा हर हर तरीके से वैल्यूएशन निकाल लिया और हर एक को अलग-अलग वेट दिया। डिविडेंड मॉडल को अलग वेट दिया, अर्निंग मॉडल को अलग वेट दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाईली स्पेशलाइज्ड एंटिटी डेवलप मॉडल बन जाता है, ठीक है? और जो वेट देता है ना, वो उसके हिसाब से दे रहा है, तो वो ऑब्जर्वेबल नहीं है। तो उस केस में रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ेगा या फिर डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो पब्लिकली ट्रेडेड नहीं हुए। तो इस केस में तुम्हारा क्या है, इस केस में तुम्हारा रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये तुम्हारा हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, हाई रोमम है, ठीक है? अब ये समझते हैं कि जो रोमम है ना, यहाँ पे जो तुम जब रोमम को असेस कर रहे हो, आइडेंटिफाई एंड असेस कर रहे हो ना, वहाँ पे तुमने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी किसी फैक्टर पे डिपेंड करेगी, किसी फैक्टर से इन्फ्लुएंस करेगी। कौन से फैक्टर से इन्फ्लुएंस करेगी? वही जो हमने देखा था कि जो असम्पशंस होते हैं ना, वो तुम्हारे कहाँ से आते हैं? इन्फॉर्मेशन, इनपुट, जजमेंट, असम्पशन। इन्फॉर्मेशन, इनपुट, जजमेंट, असम्पशन। तो इन्फॉर्मेशन जो है ना, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ना, जो डेटा है तुम्हारा, वो अवेलेबल है, रिलायबल डेटा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डेटा ये क्या है तुम्हारा? इन्फॉर्मेशन। फिर इनपुट, इनपुट क्या है तुम्हारे? ऑब्जर्वेबल है या अनऑब्जर्वेबल है। फिर आते हैं जजमेंट, कितने एक्सटेंट तक एस्टिमेट जजमेंट पे डिपेंड करता है। और फिर आता है एजम्पशंस। एजम्पशंस को अगर हम चेंज करते हैं तो अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज होने का जो सेंसिटिविटी है, इस बेसिस पे तुम्हारा क्या डिसाइड होता है? डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। क्या पॉइंट बोले मैंने? जो भी तुम्हारे एस्टिमेशन के लिए लगते हैं, कौन से? इन्फॉर्मेशन, इनपुट, जजमेंट, असम्पशंस। इन्फॉर्मेशन क्या है तुम्हारा? डेटा है। डेटा अगर अवेलेबल है, रिलायबल डेटा, तो वेल एंड गुड। इनपुट इन्फॉर्मेशन हुआ। इनपुट क्या है? इनपुट है तुम्हारा ऑब्जर्वेबल है कि अनऑब्जर्वेबल है, इनपुट। फिर आता है तुम्हारा जजमेंट, कितने एक्सटेंट तक अकाउंटिंग एस्टिमेट जजमेंट पे डिपेंड करते हैं। एंड उसके बाद में आता है तुम्हारा क्या? assumption, sensitivity to सेंसिटिविटी ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट टू चेंज इन assumption। मतलब assumption में चेंज करने से अकाउंटिंग एस्टिमेट में कितना चेंज होता है, ये 4-5 पॉइंट तुमने याद रखने हैं, ठीक है? इसके बाद में इसको समझो, जो मेजरमेंट की टेक्निक है, जो मॉडल है, मेथड है, वो रिकॉग्नाइज है क्या? उसके ऊपर भी तुम्हारा क्या होता है? डिपेंड करता है कि एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी क्या है, ठीक है? जैसे कि तुम्हारे मेथड एंड मॉडल है ना, वो अगर रिकॉग्नाइज्ड मेजरमेंट टेक्निक से तुमने कैलकुलेट किया है, तो उस केस में तुम्हारा डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कम होता है, ठीक है? और आखिरी में अगर एक पॉइंट याद होता है तो रखो, नहीं तो छोड़ दो। लेंथ ऑफ फोरकास्ट पीरियड, ठीक है? मतलब वो जो फोरकास्ट का पीरियड है ना, वो 1 साल है, 6 महीना है, कितना है उसका लेंथ, कितना है, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा कम चांसेस है बनने का, लेकिन ये जो अब हम पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। क्या है? तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे तुम्हारा हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी से सिग्निफिकेंट रिस्क बनेगा? इस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है? जो हम देखेंगे ना एग्जाम्पल, उस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा कि इसको सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स तुम क्या परफॉर्म करोगे अगर तुमको सिग्निफिकेंट रिस्क मिलता है तो, ठीक है? तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल कौन से हैं जो तुमको बताते हैं कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क है। हमने क्या देखा था? हमने अभी जितने पॉइंट देखे थे ना, वही का एक मोटा-मोटी एक पॉइंट है। क्या पॉइंट है तुम्हारा? ये देखो, हमने यहाँ पे देखा था कि जजमेंट पे कितना बेस करता है, ठीक है? तो जजमेंट पे कितना बेस करता है या फिर मेजरमेंट टेक्निक का यूज़ किया है क्या? रिकॉग्नाइज्ड मेजरमेंट टेक्निक का यूज़ किया है क्या? ये 2 पॉइंट है ना, यही 2 पॉइंट है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग एस्टीमेट अगर हाईली डिपेंड करता है जजमेंट के ऊपर, जैसे कि पेंडिंग लिटिगेशन है, तो ये बहुत जजमेंट के ऊपर जितना ज़्यादा वो डिपेंड करता है ना, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा, ठीक है? उसके बाद में हमने क्या देखा था? हाईली स्पेशलाइज्ड एंटिटी डेवलप मॉडल है, जिसमें ऑब्जर्वेबल इनपुट नहीं है। देखो, हमने ये सारे पॉइंट कहाँ पे देखे थे? हमने यहाँ पे देखा था कि अगर लिटिगेशन के आउटकम के रिलेटेड है,
जो डिपेंड करता है, हाईली डिपेंड करता है जजमेंट के ऊपर, या फिर हाईली स्पेशलाइज्ड एंटिटी डेवलप मॉडल है जहाँ पे इनपुट एंड एजम्पशंस कैन नॉट बी ऑब्जर्व। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था, वहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क होगा, रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट में अगर ये चीज़ें आती है, अगर जजमेंट आता है, बहुत ज़्यादा जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर स्पेशल मॉडल है और ऑब्जर्वेबल इनपुट नहीं है, तो उस केस में भी क्या होगा, रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। और यहाँ पे हमने देखा था कि जो मेजरमेंट टेक्निक है ना, जो रिकॉग्नाइज मेजरमेंट टेक्निक्स का यूज़ अगर नहीं किया है तो उस केस में भी रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे हमने देखा था एग्जिस्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइज मेजरमेंट टेक्निक। तो तुमने जो कैलकुलेट किया है ना, अगर उसमें तुमने रिकॉग्नाइज मेजरमेंट टेक्निक का यूज़ नहीं किया है ना, तो उस केस में भी रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। इसके साथ में और एक पॉइंट है सिर्फ कि प्रायर पीरियड में जो तुम्हारा एस्टिमेशन है, उसमें ओरिजिनल अकाउंटिंग एस्टिमेट वर्सेस एक्चुअल आउटकम, इसमें अगर डिफरेंस है तो उसका रिजल्ट से भी तुमको समझेगा। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो वहाँ पे भी सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकता है। इस पे भी स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आएगा। इस पे अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन ये आता है कि सिग्निफिकेंट रिस्क तुमको मिलता है एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी में, ठीक है। तो उसमें तुमने फर्दर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन में क्या वर्ड्स आएंगे, की वर्ड्स, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी आएगा, सिग्निफिकेंट रिस्क आएगा। ये दो आते हैं ना, तो क्वेश्चन आएगा सब्सटेंटिव, फर्दर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले समझना है कि एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी जो है ना, उसको मैनेजमेंट ने कैसे एड्रेस किया है। हाउ मैनेजमेंट एड्रेस्ड एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी को मैनेजमेंट ने कैसे एड्रेस किया है, ये सबसे पहले समझो। जैसे कि मैनेजमेंट ने अल्टरनेटिव एजम्पशंस या आउटकम कंसीडर किए रहेंगे। अल्टरनेटिव है दूसरे, वो जो एजम्पशंस या आउटकम उसने कंसिडर किए थे ना, उसको उसने रिजेक्ट किया रहेगा, क्योंकि वो अल्टरनेटिव है ना, उसको रिजेक्ट किया है तो क्यों किया है, उसको क्यों रिजेक्ट किया है, इसको क्यों सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो उसने अगर अल्टरनेटिव अजम्पशन या आउटकम को कंसिडर किया था, उसको रिजेक्ट किया है तो क्यों किया है, ठीक है। सिग्निफिकेंट एजम्पशन जो है वो रीजनेबल है क्या, एंड जो एजम्पशन सिग्निफिकेंट है उसके पीछे मैनेजमेंट का इंटेंट एंड एबिलिटी क्या है। ये तीन चीजें देखनी है। क्या देखना है, अल्टरनेटिव एजम्पशन आउटकम है, रिजेक्ट किया है क्यों किया है, एजम्पशन है रीजनेबल है क्या, उसके पीछे मैनेजमेंट का इंटेंट एंड एबिलिटी क्या है। उसके बाद अगर अगर ऑडिटर को लगता है क्या कि एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी को एडिक्वेटली एड्रेस नहीं किया है, तो क्या करेगा, डेवलप करेगा रेंज, जिसके बेसिस पे तुम्हारा रीजनेबलनेस आएगा अकाउंटिंग एस्टिमेट का। इतनी सी बात है, बहुत सिंपल से तीन चार पॉइंट है। क्या पॉइंट है तीन चार, सबसे पहले अल्टरनेटिव एजम्पशन से उसको रिजेक्ट किया है क्यों किया है, सिग्निफिकेंट एजम्पशन से रीजनेबल है क्या भाई, अगर वो सिग्निफिकेंट एजम्पशन जो भी है ना, उसके पीछे मैनेजमेंट का इंटेंट एंड एबिलिटी क्या है। और उसके बाद अगर तुमको लगता है कि एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी को एडिक्वेटली एड्रेस नहीं किया है, तो तुम डेवलप करो रेंज, ठीक है। इसको लिखना कैसे है, इसको एक बार यहाँ से हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझो कि मैनेजमेंट ने कैसे अल्टरनेटिव एजम्पशन या आउटकम को कंसिडर किया है, एंड अगर उसको रिजेक्ट किया है तो क्यों किया है, ठीक है। और हाउ मैनेजमेंट हैज अदरवाइज एड्रेस एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी इन मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट, ठीक है। वेदर सिग्निफिकेंट एजम्पशंस जो है वो रीजनेबल है क्या, और जो रीजनेबलनेस ऑफ सिग्निफिकेंट एजम्पशन है उसके पीछे मैनेजमेंट का इंटेंट एंड उसका एबिलिटी क्या है, ठीक है। अगर ऑडिटर के जजमेंट में ऑडिटर को लगता है कि मैनेजमेंट ने एडुकेटली एड्रेस नहीं किया है इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी को, तो क्या करेगा, डेवलप करेगा रेंज, जिसके बेसिस पे तुम्हारा रीजनेबलनेस आएगा अकाउंटिंग एस्टिमेट का। आई होप इतना आपको समझा रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी का। अभी बचते हैं एकदम चटुर मुटुर डिस्क्लोजर एंड डब्ल्यू आर, ठीक है, डिस्क्लोजर एंड डब्ल्यू आर। इसमें भी डब्ल्यू आर पे तुमने ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले डिस्क्लोजर एक बार देख लेते हैं, ठीक है। डिस्क्लोजर में क्या चीज़ आती है, जो एफ आर एफ के हिसाब से डिस्क्लोजर देने होते हैं ना, जो एफ आर एफ के हिसाब से डिस्क्लोजर देने होते हैं ना, उसके ऊपर तो तुमने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेके चलना है। और जहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क, जो हमने अभी ऊपर बात की सिग्निफिकेंट रिस्क आती है, वहाँ पे तुमने एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर को चेक करना है। यहाँ पे एक पॉइंट, मस्त पॉइंट आता है कि अगर, पॉइंट क्या है, अगर सिग्निफिकेंट रिस्क एग्जिस्ट करता है एवन आफ्टर डिस्क्लोजर, क्या है,
सिग्निफिकेंट रिस्क एग्जिस्ट करता है इवन आफ्टर एडिक्वेट डिस्क्लोजर, तो ऑडिटर में कंक्लूड दैट डिस्क्लोजर ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी इज इनएडिक्वेट। मतलब एडिक्वेट डिस्क्लोजर देने के बाद भी सिग्निफिकेंट रिस्क एग्जिस्ट करता है, तो तुम ऐसा मान के चल सकते हो कि जो डिस्क्लोजर है ना वो इनएडिक्वेट है। ठीक है, और एफआरएफ के हिसाब से तुमने साई ऑप्टेन करना था, तो देखो कि एफआरएफ के हिसाब से डिस्क्लोजर क्या जाने चाहिए। एक तो तुम्हारे एजम्पशंस आएंगे, मेथड ऑफ एस्टिमेशन आएगा। ऐसा एक एक ही क्वेश्चन है जहाँ पे तुम्हारे आंसर में एजम्पशन नहीं आता है, मतलब बड़ा क्वेश्चन है जिसमें तुम्हारे आंसर में एजम्पशन नहीं आता है। नहीं तो जहाँ पे भी अकाउंटिंग एस्टिमेट आता है ना, उसके आंसर के हर पॉइंट में तुम्हारा एजम्पशन का पॉइंट आएगा ही आएगा। ठीक है, एजम्पशन क्या यूज किए हैं, मेथड ऑफ एस्टिमेशन क्या है, और ये जो मेथड है उसको चेंज किया है क्या लास्ट ईयर से, उसको देखो। और जो सिलेक्शन ऑफ एस्टिमेशन है ना, उसका बेसिस क्या है, सोर्स क्या है एंड इम्प्लीकेशन क्या है। ठीक है, क्या है तुम्हारा पॉइंट, एक तो एजम्पशन, मेथड, मेथड में चेंज है क्या, जो सिलेक्शन किया है उसका बेसिस क्या है, सोर्स क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है, ये है तुम्हारे डिस्क्लोजर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे फोकस करो डब्ल्यू आर। ठीक है, डब्ल्यू आर के लिए तुमने ये समझना है जो सिग्निफिकेंट एजम्पशन होते हैं वो रीजनेबल है क्या। ठीक है, एजम्पशन तो रीजनेबल है क्या, ये इसके ऊपर तुमने डब्ल्यू आर तो ऑप्टेन करके चलना ही चलना है। उसके साथ में दो पॉइंट में डिवाइड है इसका आंसर, क्या, एक तो अकाउंटिंग एस्टिमेट जो रिकॉग्नाइज या डिस्क्लोज किए है एफएस में, और दूसरे जो रिकॉग्नाइज या डिस्क्लोज नहीं किए हैं एफएस में। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले वो जो डिस्क्लोज किए हैं एफएस में, ठीक है, इसको समझते हैं। अभी यहाँ पे 3 पॉइंट तो एजम्पशंस के, ठीक है, तो एजम्पशंस के बारे में तुमने क्या डब्ल्यू आर ऑप्टेन करना है। सबसे पहले जो सिग्निफिकेंट एजम्पशंस है ना वो रीजनेबल है, एजम्पशंस एंड मेथड्स है ना अप्रोप्रिएट है एफआरएफ के हिसाब से प्लस कंसिस्टेंट है, एजम्पशंस है ना वो रिफ्लेक्ट करते हैं मैनेजमेंट का इंटेंट एंड एबिलिटी। तो एजम्पशंस, सिग्निफिकेंट एजम्पशंस रीजनेबल है, एजम्पशंस एंड मेथड जो है ना एफआरएफ के हिसाब से अप्रोप्रिएट है, कंसिस्टेंट है, एजम्पशंस के पीछे मैनेजमेंट का इंटेंट एंड एबिलिटी है, रिफ्लेक्ट करता है मैनेजमेंट का इंटेंट एंड एबिलिटी। तो एजम्पशंस के 3 पॉइंट के ऊपर तुमने डब्ल्यू आर लेके चलना है। साथ में जो मेजरमेंट का प्रोसेस है ना वो अप्रोप्रिएट है, और जो डिस्क्लोजर है ना वो एफएस के हिसाब से अप्रोप्रिएट है, एफआरएफ के हिसाब से अप्रोप्रिएट है एंड कंप्लीट है। ठीक है, तो एक तो एजम्पशन, मेजरमेंट का प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर सब अप्रोप्रिएट होना चाहिए। एजम्पशन, मेजरमेंट का प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर सब अप्रोप्रिएट होना चाहिए। साथ में एजम्पशन रीजनेबल भी होने चाहिए, और मैनेजमेंट का इंटेंट एंड एबिलिटी को रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए। ठीक है, इतना समझा। उसके बाद में हमने बात करी थी कौन सा, वही सैलरी की प्रोविजन। सब्सिक्वेंट इवेंट है ना उसमें तुमको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है एस्टिमेशन में, इसके ऊपर भी डब्ल्यू आर लिख के लेना है तुमने। ठीक है, तो ये पॉइंट को ठीक से समझते हैं। इधर कहाँ पे लिखना कैसे वो समझते हैं। एक तो हमने देखा कि सिग्निफिकेंट एजम्पशंस है ना वो रीजनेबल है, ये पॉइंट तो हमने देखा, सिग्निफिकेंट एजम्पशन रीजनेबल है। उसके बाद जो रिकॉग्नाइज की है ना उसमें हमने क्या समझना है, देखो यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल लग सकता है लेकिन हमने अच्छे से समझा है। हमने क्या समझा है, एजम्पशंस है या मॉडल है या एफआरएफ के हिसाब से कंसिस्टेंट है। ठीक है, इतना ठीक है। तो एजम्पशन से अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट करता है मैनेजमेंट का इंटेंट एंड एबिलिटी। उसके साथ में क्या था, जो मेजरमेंट का प्रोसेस है वो अप्रोप्रिएट है, उसके अप्रोप्रिएटनेस के ऊपर डब्ल्यू आर लेना है तुमने। फिर जो डिस्क्लोजर है वो अप्रोप्रिएट है एफआरएफ के हिसाब से एंड कंप्लीट भी है, उसके ऊपर भी डब्ल्यू आर लेना है। एंड नो सब्सिक्वेंट इवेंट रिक्वायर एडजस्टमेंट। ठीक है, इतने पॉइंट हुए, इतने पॉइंट हुए, वेल एंड गुड। अब ये समझो कि, इसको ध्यान से समझो, ये बच्चों को नहीं समझता है। अकाउंटिंग एस्टिमेट अगर रिकॉग्नाइज या डिस्क्लोज नहीं किया है तो क्या डब्ल्यू आर लेना है क्या, और किस चीज पे लेना है। ठीक है, इसको समझो। तुमने डब्ल्यू आर किस बेसिस पे लेना है, अगर रिकॉग्निशन और डिस्क्लोजर का क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ है। ठीक है, रिकॉग्निशन डिस्क्लोजर का क्राइटेरिया मीट नहीं होता है तो तुमने मैनेजमेंट से डब्ल्यू आर लेना है कि कौन से बेसिस पे तुमने देखा, उसका बेसिस का अप्रोप्रिएटनेस हमको लिख के दे दो कि ये रिकॉग्निशन और डिस्क्लोजर का क्राइटेरिया मीट नहीं होता है। ये कब होता है, तुम्हारा अकाउंटिंग एस्टिमेट के केस में। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट के केस में क्या होता है, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट के केस में तुमने क्या करना है, फेयर वैल्यू का यूज करने का था, ये तुम्हारा प्रिजम्पशन है, उसको ओवरकम किया है मैनेजमेंट ने, वो किस बेसिस पे किया है। ठीक है, तो दोनों चीज पे तुमने क्या करना है, बेसिस ऑफ अप्रोप्रिएटनेस, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ बेसिस।
उसके ऊपर WR लेना है। तो पहले केस में तुमने देखना है कि रिकॉग्निशन एंड डिस्क्लोजर का क्राइटेरिया मीट नहीं करता है, उसका जो बेसिस है उसके ऊपर WR ले लो। और दूसरे केस में क्या है, जो फेयर वैल्यू है उसका यूज करना है। यूज ऑफ फेयर वैल्यू है जो तुम्हारे FRF के हिसाब से है। तो यूज ऑफ फेयर वैल्यू का जो प्रिजम्पशन है उसको ओवरकम करना है, मैनेजमेंट ने ओवरकम किया है। तो उसका जो बेसिस है ना, उसका बेसिस क्या है, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ बेसिस, उसके ऊपर तुमने WR लेना है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आते हैं। और यहाँ पे तुम्हारा कैसे खत्म होता है, बहुत मस्त रिवीजन यहाँ पे खत्म होता है। एक बार फटाफट हमने क्या क्या देखा इसको मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या होता है, उसके बाद में हमने मैनेजमेंट बायस देखा, उसके बाद में हमने मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव देखे, उसके बाद में हमने ऑडिट प्रोसीजर्स में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर देखे, रिस्क का रिस्पॉन्स टू असिस रोमम देखा था। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी क्या होता है, उसमें हमने सिग्निफिकेंट रिस्क देखा था और उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं वो देखा था, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। उसके बाद हमने डिस्क्लोजर देखा, WR देखा। यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे खत्म होता है। क्वेश्चन मैंने बोले थे 7 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, मैं 7 क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में 3 पॉइंट FRF के हिसाब से मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करता है एस्टिमेशन प्रोसेस, ये यहाँ पे एक पूरा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 1 है, या फिर एस्टिमेशन प्रोसेस पे अलग से क्वेश्चन बन सकता है, ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एजम्पशन जो है ना, एजम्पशंस उसका अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारा। उसके बाद में जो ये प्रायर पीरियड में जो तुमने रिव्यू करना है ना, ये रिव्यू का तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 है। फिर आता है तुम्हारा रिस्पॉन्स टू असेस रोमम, ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इसको करके जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके बाद में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बताऊंगा मैं। एक है तुम्हारा जो सिग्निफिकेंट रिस्क है ना, उसका रिस्पॉन्स है, ये सिग्निफिकेंट रिस्क का जो रिस्पॉन्स है ना, कौन सा मैनेजमेंट कैसे एड्रेस करता है एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी को, अल्टरनेटिव अकाउंटिंग, अल्टरनेटिव एजम्पशंस है क्या, रिजेक्ट किया है, क्यों किया है, सिग्निफिकेंट एजम्पशन रीजनेबल है क्या, मैनेजमेंट का इंटेंट एंड एबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो आती है, ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 7 आता है तुम्हारा WR का, ये जो है ना, हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 WR का। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये आपने कमेंट करके बताना है, लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए